आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है ये, अलावा एक कम्युनिटी के, जिसको पहले दिन से जब से इनकी सरकार आई है निशाना बनाया गया। उसकी शुरुआत मॉब लिंचिंग से हुई। 6, 7, 8 बार मॉब लिंचिंग के वाकयात होते रहे। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात शुरू हुई और कानून बनाया भी गया। उसके साथ साथ 2 स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। एजुकेशन का जो हाल है वो आप सबके सामने है। एजुकेशन के अंदर से एक ख़ास कम्युनिटी को एलिमिनेट किया जा रहा है। उनकी शख्सियत को, उनके काम को, उनकी इमारतों को, उनके नाम रखे हुए नामों को, शहरों को, सब जगह तब्दीलियां की जा रही हैं। और अब ये वक्फ का एक नया कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। ये अमेंडमेंट नहीं है। ये अमेंडमेंट के नाम पर वक्फ को तबाह और बर्बाद करने का और सरकार का कब्जा करवाने का एक पूरी साजिश है जो पार्लियामेंट के थ्रू लाई गई है। आज पार्लियामेंट में इसका बिल पेश किया किरण रिजिजू साहब ने। और खुशी की बात यह है कि 3 या 4 दिन पहले मैंने एक बाकायदा बयान दिया था जो कुछ अखबारों में छपा भी है, और उसमें मैंने ये बात कही थी कि अपोजिशन की नज़र में तमाम हिंदुस्तान के लिए सरकार में कमजोरी आई है और इनका एजेंडा ही यह है कि नफरत फैलाओ, बांटो और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाओ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। और ये मैंने उसकी कुछ मिसालें आपको दी हैं। उर्दू के जितने इदारे हैं वो बगैर बोर्ड्स के चलाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में उर्दू अकेडमी बनी है, उसको भी मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, जबकि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं, इस देश की जबान है, हर एक की जबान है और हर मजहब के मानने वाले इस जबान को बोलते भी हैं और इसको लिखते पढ़ते भी हैं। NCPL, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू, पिछले 1.5-2 साल से उसमें कोई बॉडी नहीं बनाई गई है। तो जितने इदारे हैं उनको जो माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं या माइनॉरिटी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उन सबको जो है गला घोटने की कोशिश की जा रही है। 8,87,000 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। ये उन सब प्रॉपर्टीज को जो अगर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की बात की जाएगी, सबूत मांगे जाएंगे, तो मुझे लगता है आपने ज्यादा बता दिया, 2-4 हजार शायद बच जाएं। मुझे लगता है 200-400 भी बच जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मुख्तलिफ तरीकों से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बना करके नफरत फैला के उनके खिलाफ वोट की राजनीति को जो है अपनी पक्का किया जा रहा है। 2 पार्टियों का नाम मैं जरूर लूंगा जिनके से उम्मीद थी कि वो इस बिल को अपोज करेंगे। उसमें एक है नीतीश कुमार की पार्टी और दूसरी है तेलुगु देशम। तेलुगु देशम ने जो इसमें रुख अपनाया वो ये था कि इसमें अगर ये सेलेक्ट कमेटी को जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। इसका मतलब ये है कम से कम वो इस बात पर पूरी तरह मुतमईन नहीं है कि ये बिल ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा मकरूल चेहरा अगर नजर आया है तो नीतीश कुमार जी की पार्टी का है, जिसमें लल्लन सिंह जी ने तकरीर करते हुए वो तकरीर की है जिसका तस्वुर भी उनकी पार्टी में रहते हुए सोचा नहीं जा सकता। और जिस तरह से उसने ढटाई के साथ इसको कहा है कि सरकार का काम है अमेंडमेंट करना और कानून बनाना और ये उसका इख्तियार है, तो इतने सीनियर आदमी होते हुए उनको ये अंदाजा नहीं है कि जो
कवानीन पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं, माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं, ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं, उनमें इस तरह से तब्दीलियां नहीं की जा सकती जिस तरह से इस बिल में सजेस्ट की गई है। यह बिल टोटली एंटी मुस्लिम बिल है और एंटी इस्लाम बिल है। मैं ये बात बहुत खुल के कह रहा हूं, हालांकि मैं आमतौर पर इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब जो वार किया है वो इसलिए किया है ताकि एक जमाने में आगे जाकर के तमाम इबादत गाहों के ऊपर सरकार का कब्जा हो जाए। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद के अंदर सरकार ने बाबरी मस्जिद को अपनी तहवील में ले लिया था और उस पर एतराज भी नहीं किया गया था। अब ये उसी लाइन पर चलते हुए इनकी निगाहें कहीं हैं और निशाना कहीं और है। मैं समझता हूं कि जिन पार्टियों ने इस बिल को कमेटी को भेजने के लिए कहा है, हमें उनसे गुजारिश करनी चाहिए कि वो इसका बाइकआउट करें और बाकायदा इस बिल को वापस लेने के लिए दबाव बनाएं। जाहिर है कि कानून बन भी गया अगरचे, तो हमारे पास अभी एक दरवाजा बाकी है, वहां भी लोग जाएंगे और वो दरवाजा है कानून का दरवाजा। अभी इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीजों को ले जाना चाहे पड़ेगा, लेकिन अभी कहा गया कि सेलेक्ट कमेटी को है या जेपीसी को है, तो अगर जेपीसी इसके लिए बनाई जा रही है तो इसमें भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि मैं जेपीसी होने वाली जेपीसी या सेलेक्ट कमेटी से एक बात कहूंगा कि इसमें वाइड लेवल पर जिससे मुताल्लिक ये बिल है उन लोगों से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें जो मुस्लिम तंजीमें हैं उनसे बातचीत करना चाहिए, चाहे वो जमीयत उलमा हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो मुल्ली काउंसिल हो, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो मुस्लिम मजलिस मुशावरत हो। उन सब से कंसल्ट करने के बाद इस बिल में अगर कोई अमेंडमेंट की जा रही है तो वो की जाए, इसलिए नहीं कि इसके जरिए वक्फ बोर्ड को तबाह बर्बाद किया जाए जैसे कि दूसरे कामों में किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन औरतों की हमदर्दी के नाम पर, कमजोर तबकात की हमदर्दी के नाम पर, शिया सुन्नी के नाम पर कोई सवाल उठाती है तो उसका वाहिद मकसद होता है कि इस कम्युनिटी में डिवीजन पैदा किया जाए। अभी अदीब साहब ने कहा कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने खास तौर पर कहा है कि इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन जो है वो ओबीसी का होना चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जितने भी वक्फ बोर्ड बनते हैं पूरे मुल्क के अंदर उसमें ऑलरेडी ओबीसी के लोगों को लिया जाता है, लेकिन वहां इस बात पर फैसला नहीं होता कि ओबीसी है। उसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि वो मुसलमान है या नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि ओबीसी के नाम पर एक नया शोशा है जिसमें खोड़ा गया है कि बोरों का इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसके अंदर आगा खानियों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो लोग भी इनसे मिले हैं, किरण रिजिजू जी से मिले होंगे। बाकी आपने किसी अखबार में, आप तो खुद अखबार वाले हैं, आपने कहीं पढ़ा, कहीं लिखा कि आज फला डेलीगेशन जो है वो रिजिजू से मिला वक्फ के सिलसिले में। और भी कई ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। हमें कोई एतराज नहीं है, अगर वो मुसलमान हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। इसी तरह से औरतों के ताल्लुक से कहा गया, किरण रिजिजू ने 2 दिन पहले एक ट्वीट करके ये बात कही थी कि हम इसके अंदर डिमांड हमारे पास औरतों की एक सिलसिले में काफी आ रही है कि इसमें औरतों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। वक्फ के अंदर औरतों के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? बेवाओं को वज़ाइफ दिए जाते हैं बाकायदा। एजुकेशन के लिए जो काम वक्फ बोर्ड कहीं कहीं पर जहां पर भी करता है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि औरतों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती। ये सब कहने की बातें हैं। जैसे 3 तलाक के ऊपर मैं उन लोगों में हूं जो 3 तलाक के हक में नहीं थे। एक वक्त में 3 तलाक, हम कुरान के तरीके को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नुक्ता पकड़ा, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, औरतों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन
औरतों के कंधे पर बंदूक रखने के बाद औरतों को ही दबाया गया। अगर एक बार जिस आदमी ने तलाक दी और वो जेल चला गया तो सरकार ने उस औरत के लिए जिसको उसने तलाक दी थी, वो तलाक शुदा है या नहीं है वो तो बाद में फैसला होगा, लेकिन उसके इंतजाम कुछ किया उसका कि उसका खर्च कौन उठाएगा? सरकार ने कोई ऐसा प्रोविजन बनाया? आज तक नहीं बनाया। मकसद ये है कि तलाक दो, तुम जेल जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे बर्बाद हो, ये है। तो भारतीय जनता पार्टी खुली दुश्मनी पर उतरी हुई है और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां से करोड़ों मुसलमान और हिंदू आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते चले आए हैं, आज वहां पर एक पूरा कानून, एक ऐसा ना दिखाई देने वाला कानून जो जगह जगह पर दिखाई देने लगता है, बाकायदा माइनॉरिटीज के खिलाफ काम कर रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक है। और अगर ये इस तरह के हालात रहे तो मुझे वो वक्त दूर नजर नहीं आता कि इस मुल्क के अंदर ऐसी चीजों के लिए दरवाजा खुलेगा जो कभी नहीं खुलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सरकार को इतनी दुश्मनी किसी से भी नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कि सरकार इस वक्त खुली दुश्मनी अगर कर रही है तो अपोजिशन के साथ तो कर ही रही है, लेकिन उसमें खुसूसन कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया जाता है। और दूसरी दुश्मनी जो सबसे ज्यादा की जा रही है वो है माइनॉरिटीज के खिलाफ। यहां सिर्फ मुसलमान का नाम मैं नहीं लूंगा, जितनी भी इस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ। और तीसरे दर्जे पे वो लोग हैं जो हैव नॉट्स हैं, जिसमें दलित भी आते हैं, कमजोर तबकात भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, जो इस मुल्क की 90% आबादी है। ये उसके खिलाफ बाकायदा काम कर रहे हैं और उसमें पिस रहे हैं बुरी तरह से वो लोग जिनकी आवाज सुनाई नहीं देती। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आज आपके पास एक आदमी ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर जिसको आप माइनॉरिटी मिनिस्टर बना करके उसके जरिए से बिल पेश कराते हैं। शुक्र है कि आपके पास कोई माइनॉरिटी अफेयर्स का, माइनॉरिटी का कोई मिनिस्टर नहीं है। जिनको था आपने सबको ठंडा कर दिया, निकाल दिया। आपके जो माइनॉरिटी लीडर हैं वो आज दर बदर भटक रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है उसको आज किरण रिजिजू जी चला रहे हैं और उन्होंने ये बिल पेश किया है। ये अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों के ताल्लुक से, वक्त के ताल्लुक से बिल पेश किया जा रहा है और पेश करने वाला खुद माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? इससे ज्यादा खतरनाक और बुरी बात क्या हो सकती है? ये समझना चाहिए इस सरकार को। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस बिल को किसी भी हालत में नहीं लाना चाहिए। अगर इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है या सेलेक्ट कमेटी है तो वहां मेंबरान को बाकायदा इस पर बहुत ही वाइड कंसल्टेशन करने की जरूरत है और जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनमें अमेंडमेंट जरूर हो सकती है। अगर जरूरी हो तो करें, वो भी इस मशवरे के बाद। लेकिन सरकार ने जो मशवरे किए हैं वो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है।